नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे के एक बेटा और एक भतीजा, दोनों की लाइन लेंथ अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और अब राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ को अपना आइडल मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 दिन में जो काम किया, उसने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। आसान और लाउडस्पीकर वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत राज ठाकरे ने की थी। इसको आगे बढ़ाया नवनीत राणा ने, लेकिन बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने। और इस पॉलिटिक्स में अगर कोई एक नेता बुरी तरह फंसा है तो वो है उद्धव ठाकरे। यानी जो सियासत राज ठाकरे ने शुरू की, उसके सबसे बड़े हीरो निकल कर आए योगी, और सबसे ज्यादा सियासी नुकसान हुआ तो उद्धव ठाकरे का। आज ये पॉलिटिक्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली गई। जब पर्सनल कमेंट हुए, राज ठाकरे ने उद्धव पर निजी कमेंट किए, इशारों इशारों में योगी को महान बता दिया और अपने भाई को सत्ता का भोगी बता दिया। इस योगी और भोगी वाली सियासी घमासान में कितने चैप्टर हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। भोगी, योगी, ये दो शब्द देख रहे हैं आप। लोग कहेंगे कि देश की सियासत में भाषा का स्तर कितना नीचे गिर गया। अजान और लाउडस्पीकर वाले हैशटैग के साथ राज ठाकरे ने भी तो यही कहा। मराठी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा। ऊपर योगी की तारीफ, नीचे बिना लाग लपेट कहा, महाराष्ट्र में योगी नहीं, सत्ता के भोगी बैठे हैं। लेकिन शब्दों की मर्यादा गिराने वाला कौन था? शुरुआत किसने की? पहले आप भी सुन लीजिए जरा। आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून, म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो, तसा गॅसचा फुगा आला। तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून। असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याचं थोबाड फोडावं। लायकी तरी आहे का तुझी महाराजांच्या पुतळ्याच्या समोर जाण्याची? उद्धव ठाकरे, याद होगा ना आपको, ये जो आपने योगी के लिए कहा था, भरी महफिल में, सार्वजनिक मंच से कहा था। अब यही बात राज ठाकरे ने अपने बड़े भाई के लिए कह दी ना। इस भाषा की शुरुआत उद्धव ने की थी, इसे अंजाम तक राज ठाकरे ने पहुंचाया है। योगी ने उद्धव ठाकरे के लिए कभी नहीं कही ये बात, लेकिन अब राज ठाकरे ने कहनी शुरू कर दी। योगी तब भी उस लेवल तक नहीं गए थे, योगी आज भी उस लेवल तक नहीं गए। मुझे लगता है कि उन्हें वास्तविक जानकारी नहीं है और मुझे लगता है उनसे ज्यादा मैं संस्कारित हूं। मूर्ति के सामने कैसे माल्यार्पण किया जाता है, मुझे लगता है इसके बारे में मुझे कोई दूसरा उपदेश नहीं देगा। कौन योगी, कौन भोगी, कौन संस्कारी, कौन एक दूसरे पर भारी, कौन नया हिंदू सम्राट? अब इसी पर आकर रुक गई है सारी सियासी बात। योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे एक साथ हैं, ये एक नया टेम्पलेट है। सामने उद्धव ठाकरे और सारे मोदी योगी विरोधी हैं। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है। उद्धव ठाकरे को योगी ही ठीक करेंगे, राज ठाकरे सपोर्टिंग रोल में होंगे। इसका एक हिंट योगी ने खुद दिया है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी, आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता, गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा हिंट एमएनएस चीफ राज ठाकरे की टाइमलाइन पर है। राज ठाकरे ने कह दिया है कि वो लाउडस्पीकर के मुद्दे पर योगी के साथ हैं। योगी वाला फॉर्मूला ही राज ठाकरे को पसंद है और ये महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को सीधा सीधा चैलेंज है। जैसे योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सब धर्मस्थलों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है उतार दिए हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, निर्णय है, उसकी अमलबजावनी यूपी की सरकार कर सकती है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकती?
कायदा तो सबके लिए समान होता है, और महाराष्ट्र सरकार करना नहीं चाहती क्योंकि वो वोट का तुष्टीकरण चल रहा है, मत का तुष्टीकरण चल रहा है। इधर तो 3 दलों का सरकार है, एक दल को मुस्लिम वोट चाहिए, दूसरे दल को हिंदू दल चाहिए, हर एक जाति और धर्म का वोट चाहिए, इसलिए ये महाराष्ट्र सरकार कर नहीं पा रही है, कर नहीं रही है। तो ये सब उसमें यही कहा है कि ये सब सत्ता के भोगी है, और वो जो योगी सरकार ने जो किया है वैसा ये नहीं कर रहे क्योंकि ये सत्ता के भोगी है। मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल हो, यूपी के जितने इलाके लाउडस्पीकर से लाउड हुआ करते थे, अब सबका म्यूट बटन ऑन हो चुका है। बुलडोजर के बाद योगी का लाउडस्पीकर मॉडल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को भी क्लियर मैसेज दे रहा है। सभी बड़े धर्मगुरुओं ने इसमें सहयोग जो है अपील करके किया है, तो एक समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है और हर धर्म के लोगों ने सहयोग इसमें दिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, निर्देश यही है कि संवाद बनाएं। जिस तरीके से बगैर किसी भेदभाव के, जहां मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, गिरजाघरों के हर जानिब से ये एक अच्छी पहल और अच्छा कदम स्टेप लिया जा रहा है इस सिलसिले में, और उम्मीद है कि आगे भी अगर इस तरीके का कोई भी डिसीज़न आता है जिसमें जनहित के लिए कोई भी इक़दाम करने की ज़रूरत पेश आएगी, तो आगे बढ़ चलकर उसमें भी हिस्सा लिया जाएगा। योगी राज में बगैर किसी भेदभाव के बाकायदा सांप्रदायिक सौहार्द के साथ पूरे राज्य में या तो लाउडस्पीकर उतारा गया है या उसकी वॉल्यूम कम की गई है। यूपी वाला ये मॉडल महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए एक मिसाल है। इन तस्वीरों में उद्धव ठाकरे के लिए सीखने वाली बातें हैं, ना कि चिढ़ने वाली। ये पुराने लखनऊ का इलाका है, वजीर बाग है और शाही मस्जिद है। इस मस्जिद में लाउडस्पीकर्स लगे हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और ये लाउडस्पीकर्स, क्योंकि पूरे यूपी में अभियान चलाया जा रहा है कि जो इलीगल लाउडस्पीकर्स धार्मिक स्थलों में लगे हैं उनको हटाया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ जो लाउडस्पीकर है उनको निकाल रहे हैं। ये मस्जिद के लोग हैं जिनको पुलिस ने समझाया है आके कि कोर्ट के आदेश है, लाउडस्पीकर्स नहीं लग सकता, इसलिए मस्जिद वाले खुद गए हैं छत पे और वो लाउडस्पीकर यहाँ से हटाया जा रहा है। इसी तरह का अभियान पूरे यूपी में चल रहा है और बड़ी बात यह है कि अब तक सभी जगह पे लोगों ने खुद अपने लाउडस्पीकर्स हटाए हैं। आपकी मस्जिद में जैसे 4 लाउडस्पीकर्स लगे थे तो ये आपने हटाए, तो इन्होंने जो समझाया वो समझ में आया आपको? यहाँ समझ में आया, जो कानून ऊपर से आर्डर है उसको फॉलो करना। जैसे पहले लाउडस्पीकर से अजान होती थी तो अब कोई उसे उसके बिना कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो लगा है, उससे थोड़ी आवाज कम करके वही चलाई जाएगी बस। लाउडस्पीकर्स यहाँ से हटाए गए हैं। ये 4 देखिए, ये 2 बड़े हैं और ये 2 और हैं। 4 लाउडस्पीकर्स इस मस्जिद से हटाए गए हैं। मस्जिद के लोगों का कहना है कि सरकार का जो भी नियम कानून है उसका वो पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में और सभी जगहों पर जो लाउडस्पीकर्स हैं उनकी या तो आवाज कम कराई जा रही है और अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो उसको उतरवाया जा रहा है। हम इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में आप देख सकते हैं कि जो भजन चलता है, सीताराम का भजन चलता है, उसको भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। जो यूनिट्स यहाँ पे लगाई गई हैं उसमें जो डेसिबल यानी कि डीबी यूनिट होती है उसको कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया गया है ताकि जो भी आवाज हो वो परिसर के अंदर ही हो। बातचीत करके, हम किसी को डंडा मार के नहीं, बातचीत करके कि जो संवैधानिक तरीके से जो कोर्ट ने आदेश दिया उसको मुझको पालन भी करना है और किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक मान्यता मानने वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको परेशानी भी ना हो, वो काम भी होता रहे। यूपी में तो लाउडस्पीकर म्यूट है, महाराष्ट्र में वॉल्यूम हाई पिच पर है। लोग पूछ रहे हैं कि यूपी से हटा तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होगा? जवाब सुनकर आप समझ जाएंगे कि शिव सैनिकों के गढ़ में लाउडस्पीकर का सियासी बटन वहां की ठाकरे सरकार के हाथों में ही। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने में तो ये चीज़ उचित नहीं है। आप जो भी चाहे राज ठाकरे हो या जो भी MNS हो या जो भी हो, ये उचित नहीं है। किसी को भी आप एक कम्युनिटी को टारगेट ना करें। हमारे अजान हो रही है, नमाज हो रही है, हर चीज़ पे मसले उठने लगे अभी शुरू से ही।
ऐसा थोड़ी होता है, एक कम्युनिटी को आप टारगेट करो या वो करो, ये गलत बात है ना। वो तो हमेशा से हो रहे ना, अभी है ना ये माहौल खराब हो रहा है देश का, माहौल जो खराब कर रहा है उससे ही सवाल पूछो ना। एक मिनट, देश तो अच्छा चल रहा था, 3 तारीख से उसने बोला कि भाई ये करो वो करो, तो उससे जाके पूछो ना। ये एक राजनीतिक स्टंट है जो राज ठाकरे ने उठाया और वो पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। हमारे त्योहार के अंदर अड़चन क्यों है, सवाल ये है। बंगा के ऊपर सवाल क्यों आया, बंगा के अंदर आप देखिए 3 मिनट से 2 मिनट अजान का फकर होता है, अजान होता है, और 2-3 मिनट के अंदर तमाम देश के लोगों को प्रॉब्लम आ गया। सिर्फ हमारे ऊपर ही सारे कानून हैं, बाकी लोग भी तो है जो कानून को तोड़ते हैं। मनसे ने जो कहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आपकी? 3 मई का अल्टीमेटम दिया गया है। अब दे देने अल्टीमेटम, उससे काम थोड़ी चलेगा। आवाज तो उठाएगी पब्लिक, बगैर आवाज उठाए तो कुछ काम होने वाला है नहीं। हाँ, केस लड़ेंगे लास्ट तक, कोर्ट तक जाएंगे, और क्या कोर्ट तक जाएंगे हम लोग भी जाएंगे ना, कोर्ट तक लड़ेंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त यही हो रहा है। सवाल लाउडस्पीकर पर पूछा जाता है, जवाब कभी योगी पर आकर रुक जाता है, तो कभी राज ठाकरे वाला एंगल फिट हो जाता है। योगी ने लाउडस्पीकर हटाया तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम देकर बवाल बढ़ाया। हनुमान चालीसा के लिए मंदिर मंदिर मुफ्त में लाउडस्पीकर्स की डिलीवरी शुरू हो गई। जवाब में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने लाउडस्पीकर हटाने की बजाय उसका पॉलिटिकल वॉल्यूम अप कर दिया। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों ने मिलकर सीधा हमला बीजेपी पर किया। अच्छी बात है, जो राज्य के मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं वो लाउडस्पीकर निकालें, सबको साथ में लेकर, सबका विश्वास जीतकर अगर लाउडस्पीकर निकल रहे हैं बिल्कुल निकालें। इससे तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक पॉलिटिकल मुद्दा है वो भी खत्म हो जाएगा। देश की रीजनल पॉलिटिक्स में अब तक हिंदू हृदय सम्राट के 2 ही उत्तराधिकारी थे, एक उद्धव तो दूसरे योगी। मगर अब राज ठाकरे की एंट्री हुई है। ठाकरे ने सीधे सीधे हिंदू हित की बात की है। राज ठाकरे के एक्टिव होने का मतलब शिवसेना की वोटों में सेंध लगना, इसीलिए वो इन दिनों इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं, खुद को एक हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं। लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि लाउडस्पीकर पर टफ स्टैंड लेने वाले राज ठाकरे में बाला साहब ठाकरे की पुरानी छवि दिखने लगी है। सबसे पहले शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ही 8 अक्टूबर 1994 को शिवाजी पार्क से लाउडस्पीकर से अजान का मुद्दा उठाया था। तत्कालीन शरद पवार सरकार को मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतारने की चेतावनी तक दी थी। एक भाषण में सड़क पर नमाज के विरोध में सड़क पर महाआरती की भी बात रखी थी। उस महाआरती में राज ठाकरे के साथ खुद उद्धव ठाकरे मौजूद थे। तब लाउडस्पीकर से अजान और सड़क पर नमाज के मुद्दे पर बाला साहब ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी शरद पवार का खुलकर विरोध करते थे। मगर वक्त बदला तो उद्धव ठाकरे की सोच भी बदल गई और शायद वो बाला साहब की कही ये बात भूल गए। ये बर्दाश्त करेंगे, ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म में, हमारा भी धर्म ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, रूट क्यों बदला? चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर ये कर देंगे ये बात। ये हमने जानबूझकर किया क्योंकि हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही और जब ये बात वर्षा बंगला तक यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। इसको कहते हैं ना बाला साहब, रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम महाआरती करेंगे। नहीं, ये पैम्परिंग जो चल रहा है इन लोगों का वो हम नहीं। यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है, जो संविधान मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन में होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहां गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया।
तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़ कानून करके, क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने, तो सबसे पहले तो दूसरे आपको का मानना हक कितना पड़ेगा। ये देश में है वो देखना पड़ेगा। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, ये तो क्यों नहीं मानते आप कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है? यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया। नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। उद्धव ठाकरे को भले ही बाला साहब की ये सालों पुरानी बात याद ना हो, मगर राज ठाकरे को सब याद है। तभी तो राज ठाकरे ने ट्वीट करके अब तक का सबसे तीखा हमला किया है और महाराष्ट्र सरकार को सत्ता का भोगी तक कह दिया। बिल्कुल वही स्टैंड लिया जो स्टैंड उन्होंने तब लिया था जब उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की थी, उद्धव ठाकरे से राजनीतिक दूरी बनाई थी और आपकी अदालत में ये कहा था, हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे। बिल्कुल। और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूं उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूं मैं? आज आपके भाषण जब सुनता हूं, ये गुड़ी पड़वा का दिन था, महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। आपके शब्द देखिए, आपने कहा शिवसेना को औकात दिखाता हूं, इन्हीं नालायकों की वजह से मुझे बाला साहब को छोड़कर जाना पड़ा। जी, इतनी कड़वी क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं, आप पहले देखते नहीं। क्या होता है, आप पहले एक तो पहले का आधा ले लेते हैं या तो बाद में का आधा ले लेते हैं, अब पूरा देखते ही नहीं। जब सामना न्यूज़पेपर में मेरी औकात निकाली, तब मैंने कहा मैं मेरी औकात दिखा दूंगा। उनके एडिट पेज पे जो लिखा था गडकरी और मेरे बारे में, उसमें जो लिखा था उसका वो जवाब था। अचानक से मुझे याद नहीं आया चलो मैं आज औकात दिखाता हूं, ऐसे नहीं था। वो खंजर घोंप दिया, वो उसने कहा और फिर आपने जवाब दिया। बिल्कुल। आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब तो दूंगा ही। देखिए, जनता ये जरूर जानना चाहती है कि राज ठाकरे इतने गुस्से वाले क्यों हैं, हर बात में मैं चाहता हूं कि गुस्सा मत दिलाओ मुझे। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं वैसे गुस्से वाला हूं नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। एक उद्धव से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, थोड़ी वो आगे बढ़े थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। अरे ये कोई ट्रेन है क्या? ये कौन सा तरीका है, आगे बढ़े वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े वो आगे बढ़े? ऐसे थोड़ी होता है। अगर बात करनी है तो बात करनी है। जब मैं कुछ बात करूं, आप बोलते हैं कि राज ठाकरे ने बाला साहब की पीठ में खंजीर खोपा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर जो चीज मैं उनके सामने लेके गया, अगर जिसके पीठ में मैंने खंजीर खोपा उसको नहीं लगा कि मैंने पीठ में खंजीर खोपा है, दूसरे को क्यों लग रहा है? राज ठाकरे के तेवर बदले नहीं है। वो अब मराठी मानुस के अलावा शिवसेना के एक और मुद्दे हिंदुत्व को भी छीनने वाले स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हैं। इसीलिए मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र में जंग छेड़ रखी है। राज ठाकरे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस मुद्दे को कब और कैसे उठाना है। महाराष्ट्र की गर्म होती सियासत को देखते हुए उन्होंने अभी से राजनीति के सारे शतरंज पर बिसात बिछाने शुरू कर दी है और टारगेट पर उद्धव ही है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 64 दिनों से जंग जारी है, लेकिन अब पुतिन की धमकी के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण और विध्वंसक हो सकती है। यूक्रेन की मदद करने और युद्ध में दखलंदाजी करने वाले अमेरिका और नेटो का नाम लिए बिना पुतिन ने बड़ी धमकी दी। पुतिन ने एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का जिक्र करते हुए दुनिया को बताया कि उसके पास जो हथियार मौजूद हैं वो और किसी के पास नहीं, और रूस अपने हथियारों का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। अगर कोई रूस की तरफ आंख उठाएगा तो रूस उसे ऐसा जवाब देगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग अब और भी ज्यादा भीषण और विध्वंसक होने वाली है।
यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन के फुल सपोर्ट से पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों ही इशारों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट की तरफ इशारा करते हुए पश्चिमी देशों को फिर परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। यूक्रेन में जो हो रहा है, अगर उसमें कोई दखलंदाजी करने का इरादा रखता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि रूस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कोई भी रूस को धमकी देगा, हम उसे बिजली की तेजी और घातक तरीके से जवाब देंगे। हमारे पास इसके लिए सभी जरूरी हथियार हैं। हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जिन पर कोई और घमंड नहीं कर सकता। हम उनके बारे में शेखी नहीं बगाड़ना चाहते, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन के मामले में दखलंदाजी करने वाले देश अगर हमें धमकी देते हैं तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी हिचकिचाएगा नहीं। दो दिन पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने परमाणु हमले का जिक्र किया और अब राष्ट्रपति पुतिन भी उसी लाइन पर हैं। परमाणु हथियारों की क्षमता वाले देश में रूस सबसे ऊपर है। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास रूस से कम 5,428 परमाणु हथियार मौजूद हैं। चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 350 है, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। पुतिन के इस गुस्से के पीछे सबसे बड़ी बात है रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका और ब्रिटेन का यूक्रेन को फुल सपोर्ट। यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइलों की सप्लाई दी जा रही है। मिसाइल लॉन्चर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला यूक्रेन भेजा जा रहा है। असॉल्ट राइफल की खेप के साथ बम और गोला बारूद का जखीरा भी यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन पर हमला हमारा एक स्पेशल ऑपरेशन है। रूसी सेना अपने सभी मकसद को पूरा करेगी। हमारे सैनिक बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। यह हमारे देश के लिए असल खतरा है। पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के बाद यह दावा किया जा रहा है कि बातचीत की गुंजाइश अभी भी बाकी है। युद्ध विराम की इन्हीं संभावनाओं को लेकर पुतिन से मुलाकात के बाद यूएन चीफ यूक्रेन में जेलेंस्की से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जिसके बाद आज उन्होंने कीव के पास बोरोडिएंका शहर में बर्बादी की तस्वीर को देखा और जंग को भयानक और मूर्खतापूर्ण बताया। मैं लोगों का दर्द महसूस कर सकता हूं। मुझे लगता है कि इसमें से एक घर में मेरा परिवार रहता है, जैसे मेरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गया हो। यह जंग मूर्खता है। 21वीं सदी में हम किसी भी युद्ध को स्वीकार नहीं कर सकते। The war is evil. यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर। आप इस बॉर्डर सिटी को यूक्रेन का एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं। रूस जंग के पहले दिन से खार्किव में तबाही मचा रहा है। यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आज इंडिया टीवी की टीम खार्किव पहुंची है। इस समय खार्किव में हर जगह ये एयर रेड सायरन बज रहा है और ये ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है जो जहां है वहीं वो छुप जाए, अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाए, क्योंकि रशियन फोर्सेस ने जब यहां पर मिसाइल से अटैक किया तो उसके बाद अब यूक्रेनियन फोर्स ने भी जवाब देना यहां पर शुरू कर दिया है और इसीलिए ये सायरन बज रहा है। ये इस समय खार्किव का स्टेडियम है, लेकिन एक बार फिर से आप इसे सुन सकते हैं। सायरन बहुत तेज से है ताकि पूरे खार्किव में लोग अंडरग्राउंड हो जाएं। ये यूक्रेन का ओरिकीव शहर है। मारियोपोल से महज कुछ किलोमीटर पहले यहां से आगे भीषण जंग चल रही है। रूस की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये धमाकों की आवाज इस समय ओरिकीव से आ रही है और एक बार फिर ये पूरी जो लोकेशन है इसको आइसोलेट कर दिया गया है। धुआं आ रहा है
क्योंकि ये मारियापोल के बेहद करीब है और रशियन आर्मी इस एरिया को पूरी तरह से डोमिनेट करना चाहती है। और यही वजह है कि यहां पर आसपास की जितनी भी लोकेशंस हैं, ज़ैपोरिज़िया से लेकर मारियापोल तक, उसको डोमिनेट करने के लिए इस समय अग्रेसिव ऑपरेशन ऑन है। और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इस बात को कहा है कि रशियन अग्रेसिव होकर मारियापोल को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश में। और धमाकों की आवाज देखिए, ये देखिए फिर से आ रही है आवाज। इसीलिए ये जो मेन लोकेशन है, ये यहां से जहां पर हम हैं, एरियल डिस्टेंस करीबन 1000 मीटर से ज्यादा का नहीं है। और इसीलिए धमाके के साथ यहां पर जो फायरिंग है वो हो रही है। एक बार फिर से देखें आप, तेज प्रोजेक्टाइल के तौर पर जो क्रूज मिसाइल्स हैं उसका फ्लेम दिखाई दे रहा है और ये धमाके के साथ गूंज है इस समय इस पूरे एरिया की। ये मारियापोल के बेहद करीब होने की वजह से यहां पर फायरिंग हो रही है और धुआं ये बताता है कि ये सेकेंड फेज है और ये धमाका तेज आ रहा है, बार बार आ रहा है और ये बिल्कुल तय करता है कि रशियंस इस एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश में जुट गए हैं। ओरिकीव और मारियोपोल के बीच रूसी हमलों की इन तस्वीरों को देखिए। इस लोकेशन पर यूक्रेनियन आर्मी का ठिकाना था जिसे रूस ने टारगेट किया। ये वो इलाका है जो रूस यूक्रेन बॉर्डर के बेहद करीब है, इसलिए रूस यहां सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। हम इस समय ओरिकीव में मौजूद हैं और यहां पर अभी लगातार शेलिंग जारी है। उसके अलावा जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है गाड़ियों से। और ये ठीक सामने ये ओरिकीव का मेन मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जिसको निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद रशियंस के द्वारा यहां पर जो मिसाइल है वो दागी गई। उसका जवाब देते हुए यहां से भी फायर किया गया, यूक्रेनियन फोर्स ने फायर किया। और ये पूरी लोकेशन, यानी एक लोकेशन, उसके साथ दूसरी लोकेशन, उसके अलावा जो रिहायशी इलाके के पास मिलिट्री इंस्टॉलेशन था, तीसरी लोकेशन, इन तीनों जगहों पर लगातार फायरिंग जारी है और इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी आवाजाही ना हो। और उसके अलावा जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी इस समय ओरिकीव में है जो कि मारियापोल के बेहद करीब है। इसके बाद पोलेनिव जगह है और फिर उसके बाद पूरी तरीके से रशियन का डोमिनेंस है। दरअसल इस को लेकर एक नाक की लड़ाई बन गई है। वजह यह है कि रशियंस अगर जैसे ही इस जगह से आगे बढ़ते हैं तो ये पैसेज सीधा क्लियर करता है ज़ैपोरिज़िया के लिए और यही वजह है कि यहां पर लगातार अब शेलिंग हो रही है। ओरिकीव का सिविल एरिया भी वॉर का एपी सेंटर बना हुआ है। पूरा इलाका खाली हो चुका है, घर बर्बाद हो चुके हैं, चारों तरफ केवल धमाकों की आवाज आ रही है। हम इस समय ओरिकीव इलाके में हैं और यहां पर लगातार बॉम्बिंग जारी है। मारियापोल के बाद ओरिकीव एक बड़ा सिटी है जहां पर वाइटल इंस्टॉलेशंस के तौर पर यूक्रेनियन फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। हम इस समय जहां पर हैं वो सिविल एरिया है और ये धमाकों की आवाज साफ आ रही है। चारों तरफ यहां पर जो यूक्रेनियन आर्मी है उनका पहरा है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बुरी हालत में हैं। उसकी वजह यह है कि जो धमाके हो रहे हैं, जो गोले पड़ रहे हैं वो इनके घरों के ऊपर भी पड़ रही हैं। देखिए इस समय लगातार ये बॉम्बिंग हो रही है और ये पूरे एरिया में बॉम्बिंग के साथ साथ धमाकों की आवाज पूरे टाइम आ रही है। दरअसल यही वजह है कि यूक्रेनियन फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ इन लोकेशंस पे ये देखिए धमाके की आवाज तेज आ रही है और हमें कहा गया है यूक्रेनियन फोर्स के द्वारा कि जैसे जैसे धमाके तेज बढ़ रहे हैं वो रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं, हम सुरक्षित ठिकानों की तरफ चलें। दरअसल इसी कारण से इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है उस जगह की जहां पर इस समय यूक्रेन और रशिया वॉर का मेन एपी सेंटर है। डोनेत्स्क यूक्रेन का वो इलाका जिसे रूस स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है, लेकिन लड़ाई यहां भी जारी है। डोनेत्स्क के कब्जे की जंग चल रही है। यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूस के हमले में यहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के क्रेमेटोर का ये डिफेंस मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और यहां पर रशियन फोर्सेस ने अपनी मिसाइल के जरिए इस पूरी बिल्डिंग को तबाह किया है और ये पूरी बिल्डिंग अब डैमेज हो चुकी है। इस एरिया को डोमिनेट करने की लगातार कोशिश इसलिए भी की जा रही है क्योंकि स्ट्रेटेजिक लिहाज से डोनेट्स्क ओब्लास्ट का ये क्रेमेटोर रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमोशनल कैपिटल के तौर पर इस पूरे रीजन का देखा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि डॉनबास रीजन यानी डोनेट्स्क, लुहांस्क, जिसकी दावेदारी इस समय रशिया कर रहा है, उसको अगर वो पूरी तरीके से जीतता है तो इस क्रेमेटोर रीजन को भी उसे जीतना बहुत जरूरी है और इसीलिए यूक्रेनियन फोर्स ने अपना
यहाँ पर सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। यहाँ पर हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और ये बताया गया कि इसमें माइन हो सकती हैं और इसी वजह से इस समय इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्स ने हमें इस बात की भी जानकारी दी कि कुल मिला के इस एरिया में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई थी। 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो उस समय अंदर काम कर रहे थे और जैसे ही धमाका हुआ, यानी अभी भी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो रुक रुक के धमाकों की आवाज लगातार आ रही है और जो मिसाइल्स हैं वो फायर हो रही हैं और उसके तुरंत बाद ही जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद यहाँ पर भी जो एरिया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक अंदर जो सामान था वो तितर बितर हो गया। यहाँ के अंदर जो गाड़ियां थी या फिर जो ऑफिस का स्ट्रक्चर था वो डैमेज हुआ। जल्द से जल्द लोगों को यहां से इवैक्यूएट करवाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये क्रेमेटोर का रीजन इसलिए भी एक और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पैसेज है सीधा जो कि जोड़ता है मेन सिटी से, यानी अगर आपको निप्रो जाना है या फिर ज़ेफोरोजिया जाना है तो ये मेन हाईवे का जो एरिया है इसको डोमिनेट करते हुए इस समय रशियन फोर्सेस आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेनियन फोर्स इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर डैमेज है, सामने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो पूरी तरीके से डैमेज है। सुरक्षा कारणों से हम आपको एग्जैक्ट इसकी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता दें यहां पर यूक्रेनियन फोर्स को, ये देखिए धमाके की आवाज लगातार आ रही है और ये रुक रुक के लगातार फायर हो रहा है। ये जो पूरा रीजन है यहां पर फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से और ये तेज तेज धमाकों की आवाज जो मिसाइल की एक बार फिर से आई आवाज, और ये आवाजें बिल्कुल क्लियर बताती है कि अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर में क्रेमेटोर रीजन और डोनेट्स्क ओब्लास्ट के साथ साथ लुहांस्क का रीजन उस पर दावेदारी करने के लिए रशिया लगातार फायर कर रहा है और यूक्रेन इसका जवाब दे रहा है। डोनेत्स्क में मलबे के इस ढेर को देखिए। आज से कुछ दिन पहले तक यहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। एक तरफ एयर रेड सायरन बज रहा है तो वहीं इस समय इस पूरे एरिया में लगातार बमबारी हो रही है। हमें बताया गया कि हम सुरक्षित जगह पर जाएं, अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाएं, और ये वो स्कूल है जिसे पूरी तरह से रशियन आर्मी के जब रॉकेट्स गिरे तो उसके बाद ये डैमेज हुआ और यहाँ पे क्रेटर फॉर्म हुआ। स्कैंडर मिसाइल का ये क्रेटर है और कुल मिला के जो ये क्रेटर फॉर्म हुआ वो 5 फीट का है और ये पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। उसके आसपास का जितनी भी इमारतें हैं उनके शीशे टूटे, उसके अलावा यहां से लोगों को निकाला गया। क्रेमेटोर का ये एरिया इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और साथ में यहाँ के रिहायशी लोगों के हिसाब से भी, क्योंकि रशियन फोर्सेस को लगता है कि रशियन अखिलेश यादव ने आज इफ्तार पार्टी दी। अखिलेश की इस इफ्तार पार्टी को मुस्लिमों से नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल आजम खान को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आजम खान को उनके मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। यहां तक कि अखिलेश यादव ने अपने एक बड़े नेता को आजम खान से जेल में मिलने के लिए भेजा, लेकिन आजम खान ने मिलने से ही इनकार कर दिया। आज की इफ्तार पार्टी में भी आजम खान की बातें हुई, सवाल उठे तो अखिलेश यादव ने सफाई दी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ऐसा लग रहा है जैसे उनको लेकर देखिए, मैं इस बात में बहुत साफ कर दूं, समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, कैसे और गंभीर धाराएं लगाई जाएं। तो जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, आखिरकार ये लोग कहाँ थे? उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। ऑल इज वेल है आजम खान। देखिए, सवाल आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए क्या है, लेकिन बीजेपी से ये पूछिए, आपको सत्ता दोबारा मिल गई, क्या उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाओगे कि प्रेजेंटेशन ही देखते रहोगे? बताओ, दुर्भाग्य है प्रदेश का। कंटिन्यूटी की सरकार है, जो सरकार कंटिन्यूटी की हो तो उन्होंने 5 साल किया गया, जो प्रेजेंटेशन देखना पड़ रहा है उन्हें। आगरा का एक स्टेशन इन दिनों बेहद चर्चा में है। विवाद इतना बढ़ गया है कि इसमें पुजारी और मौलवी दोनों कूद गए हैं। लेकिन विवाद से इतर यह सवाल सबसे अहम है कि आखिर स्टेशन पर इस विवाद में जीत किसकी होगी, आस्था की या फिर विकास की? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय श्री राम, भारत माता की जय। आगरा डीआरएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू बनो, हिंदू बनो, हिंदू बनो, हिंदू बनो। अब ये तो उनका
हेडिक है कि वो बंद करते हैं या रखते हैं, ठीक है। अब मंदिर तो हम हटा नहीं सकते किसी कीमत पर, क्योंकि मंदिर हटाने वाले हम होते कौन? माँ तो आज से थोड़ी ना बैठी है, माँ तो 300 साल से बैठी है, 250-300 साल से। भाई हम आज 22 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं, हम कैसे हटा दें भाई? हमारा क्या अधिकार है हटाने का? अवैध जमीन पे कैसे हो जाएगा? क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 बाद में बना है, माता रानी तो पहले से है यहाँ पर, आप कैसे अवैध कह सकते हैं भाई? अगर अवैध होता तो ये लाइन उस समय क्यों बनी है? ये लाइन बनाते समय रेलवे को ध्यान नहीं था कि ये मंदिर हम हटा दें 250 साल पहले? ये ट्रक को इतना क्यों मोड़ दिया है भाई? मंदिर आज तो नहीं बना दिया, और ना ही आज हमने घेर लिया। आज जाकर के कोई 2 ईंट तो लगा दे प्लेटफॉर्म के अंदर, कैसे लगा देगा? क्या रेलवे प्रशासन लगाने देगी? ये तो 250-300 साल पहले जो स्थिति है वही आज है। देश के सरकारी अमले का इतिहास रहा है, जब तक पानी सिर से ऊपर न गुजर जाए सरकारी बाबुओं की कुंभकर्णी नींद नहीं खुलती। रेलवे की संपत्तियों पर अतिक्रमण का मसला भी कुछ ऐसा ही है। अब जबकि रेलवे की नींद खुली है तो हंगामा मचना भी लाजमी है, तो वही हो रहा है। राजा मंडी रेलवे स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन बाद में बना, पहले चामुंडा मंदिर था 250 साल पुराना, उसको रेलवे प्रशासन ने नोटिस दे दिया है। क्या हम हिंदू चूड़ियां पहन रखी है? क्या हमारे सारे मंदिर ऐसे ही टूटने चाहिए? अगर ये मंदिर टूटा तो हिंदू समाज ईंट से ईंट बजा देगा। सुन लिया आपने। दरअसल ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब रेलवे ने आगरा में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद चामुंडा देवी मंदिर को हटाने का नोटिस जारी कर दिया। डीआरएम साहब ने तो रेलवे की सहूलियत को देखते हुए नोटिस जारी किया, लेकिन वो भूल गए कि धार्मिक आस्था को सर्वोपरि मानने वाले देश में ये सब इतना आसान नहीं है। राजा की मंडी स्टेशन पर एक मंदिर है जो कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वो उसमें हमारी ज़मीन है, और हमारी ज़मीन पर मंदिर अनऑथराइज तरीके से बना हुआ है। और हालांकि मंदिर के जो कमेटी हैं वो बता रहे हैं कि उनका मंदिर काफ़ी पुराना है। हमारे साथ समस्या है कि आगरा स्टेशन पर जो दिल्ली साइड से ट्रेन आती है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से आती है। उसमें राजा की मंडी स्टेशन एक कारण है, और हम लोग ने उसको बढ़ाने का एक प्रोजेक्ट लिया है। वहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेट्रो रेलवे स्टेशन का निर्माण बन रहा है। मेट्रो के बनने से वहाँ पर फुटफॉल, बहुत सारे पैसेंजर्स आने की हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमने कहा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है मंदिर हटाने में, तो हमने कहा है कि स्टेशन पर हमको बंद करने के लिए विचार करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।